हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया। आज की वीडियो के अंदर हम अपना थर्ड वीडियो कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमारी दो वीडियोस हो चुकी हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी बेसिक देखा था, जिसके अंदर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं ये सब समझा था। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच देखी थी प्रोबेबिलिटी की। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्जिमेटिक अप्रोच के बारे में देखा था। उसके बाद हमने सिग्मा फील्ड, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इन सब की डेफिनेशंस की थी। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये टॉपिक ऑलरेडी आपने 11th-12th क्लास में कर रखा है। ठीक है, सिर्फ एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक इवेंट ए दिया हुआ, दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि जो कार्ड निकले वो रेड तो है नहीं, वो ब्लैक ही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी हमारे पास इवेंट है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि पी ऑफ बी गिवन ए निकालना है आपको, जिसमें ए आपके पास क्या है, ब्लैक कार्ड, और बी आपके पास क्या है, क्वीन। राइट, बी आपके पास क्वीन और ब्लैक कार्ड आपके पास निकला था बी गिवन ए। अब यहां से आपको दिख रहा है कि देखिए, एक तो हम नॉर्मली पी ऑफ बी निकाले और एक पी ऑफ बी गिवन ए। फर्क क्या है, यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर ए का क्या रोल है, क्योंकि इसके अंदर तो हमने ए लिखा नहीं। इस ए का हमारे पास ये रोल है कि ये सैंपल स्पेस को श्रिंक करता है। अभी हमारे पास अगर नॉर्मली पी ऑफ बी पूछ लिया जाता तो हमारे पास क्वीन कितनी आ सकती थी, 4। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 52, लेकिन इसके अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सैंपल स्पेस अब श्रिंक हो चुका है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 26 है, जिसके अंदर से कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम आपका होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास टोटल आउटकम 52 थे, बट इसके अंदर आपके पास टोटल जो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम, वो सिर्फ 26 है। ठीक है, और P ऑफ B गिवन A, P ऑफ B गिवन A के अंदर ऊपर क्या आता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। राइट, हमारे पास जो कार्ड है वो क्वीन भी हो और ब्लैक भी हो, दो ही केसेस हैं आउट ऑफ 26, दैट इज 1/30। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी और इसके अंदर भी हम निकाल दोनों में B की ही प्रोबेबिलिटी रहे हैं। इसके अंदर ये जो A हमारे पास किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, ये एक कंडीशन है, और इस कंडीशन के होने की वजह से हमारा जो पूरा सैंपल स्पेस था 52 कार्ड्स का, वो श्रिंक हो गया। इस कंडीशन ने आकर उस पूरे सैंपल स्पेस को 26 कार्ड्स के अंदर श्रिंक कर दिया। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से वो पहले से कम हो जाते हैं या उसके इक्वल हो जाते हैं। अगर कुछ इस तरीके का भी केस आ सकता है कि इक्वल भी हो। ठीक है, नॉर्मली केसेस के अंदर वैसे कम ही होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए B और B गिवन A, इसके अंदर आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये हमारे पास A किस चीज का रोल प्ले कर रहा था, कंडीशन थी, और कंडीशन हमारे सैंपल स्पेस को श्रिंक करती है। अब ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास ये जो A है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों? एक तो देखिए, जब भी हम P ऑफ B गिवन A निकाल रहे हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अगर हमारे पास ये चीज 0 आ गई तो जरूर ये भी 0 आएगी, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इससे तो छोटा ही आएगा ना। और अगर ये ही 0 है और पॉजिटिव आती है, नेगेटिव इसके अंदर कभी आता नहीं आंसर, तो ये भी क्या होगी, 0। और 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, यहाँ आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, डेट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पर आपके पास तभी P ऑफ A कभी भी 0 नहीं आ सकता। सेकेंड चीज आप जो सोच सकते हैं वो ये है कि देखिए, आपसे पूछा है कि A आपके पास कोई इवेंट हो चुका है, उसके बाद आपको निकालना है B गिवन A। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है B की जब ऑलरेडी A अक्कर हो चुका है। अगर आपके पास कोई इवेंट अक्कर हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी ना। अगर आपके पास ये 0 है, इसका मतलब अक्कर हुआ ही नहीं,
ठीक है, इसका मतलब नल इवेंट टाइप कुछ है। और मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हम जब जीरो केस आ जाए या श्योर इवेंट वाले केस को प्रोबेबिलिटी के अंदर कंसीडर नहीं करते, विद रीजन बताया था, आप वीडियो फर्स्ट वाली जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो P ऑफ B गिवन A का ये फॉर्मूला था। इसके अंदर अगर आपके पास ये जीरो आ रहा है तो आपको पता लग गया होगा क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास। इसीलिए हमेशा P ऑफ A कंडीशन हम साथ में मेंशन करते हैं कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इस चीज की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। सेकेंडली आप ये भी सोच सकते हैं कि जब A अक्कर हुआ ही नहीं तो हम आगे B की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप साथ के साथ कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बता रही हूँ मैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आपने 11th-12th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा होगा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी। पर क्या ये हमेशा जरूरी है? इसके अंदर P ऑफ A ग्रेटर देन जीरो आएगा और इसके अंदर P ऑफ B ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये अभी मैंने आपको बताया, ये कंडीशन हम क्यों मेंशन करते हैं। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हों? क्या हमेशा ये चीज जरूरी है? नहीं, इन दोनों की वैल्यूज हमेशा एग्जिस्ट करें कोई जरूरी नहीं है। दोनों के अंदर डिफरेंस भी है। देखिए, इसके अंदर पहले हमारे पास A इवेंट अक्कर हुआ, उसके बाद A को सैंपल स्पेस मानते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाली हमने। B गिवन A का मतलब तो यही है ना। इस केस के अंदर हमारे पास पहले B इवेंट हुआ, उसके बाद हमने B को सैंपल स्पेस मानते हुए A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है। B को सैंपल स्पेस मानते हुए A की प्रोबेबिलिटी निकाली। टोटल प्रोबेबिलिटी का जब मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी तो उसमें बताऊंगी भी सही कि क्यों हमारे पास दोनों का एग्जिस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट इसको एज ए नोट भी मेंशन कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इवेंट्स के केस में भी आपको पता लग जाएगा। बट अभी आपको माइंड के अंदर यही बात रखनी कि दोनों एग्जिस्ट करें हर केस के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर पहले A इवेंट अक्कर हुआ है, देन उसको सैंपल स्पेस माना और B हुआ। सेकेंड केस के अंदर B इवेंट पहले हुआ, उसको सैंपल स्पेस माना, देन A इवेंट हमारे पास अक्कर हुआ। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर मैं आपको यहाँ पर 3 इवेंट्स का बता रही हूँ, आपके पास कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपको A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 निकालना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पहले इन तीनों में से कोई एक इवेंट अक्कर होगा, से A1, यहाँ पर आप A2 भी लिख सकते थे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पहले कौन सा इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद A1 को सैंपल स्पेस मानते हुए दूसरा इवेंट अक्कर हुआ और उसके बाद इन दोनों को सैंपल स्पेस मानते हुए A3 हमारे पास अक्कर हुआ। सबसे पहले आपके पास एक इवेंट अक्कर हुआ, उसको सैंपल स्पेस माना, दूसरा इवेंट अक्कर हुआ, देन उसको उन दोनों को सैंपल स्पेस मानते हुए P ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 है। ठीक है, क्योंकि A2 और A1 ऑलरेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेटिव रूल चलता है, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टू n जितने भी आपके पास इवेंट्स हो यही वाला आपके पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट मैं यहाँ आपको मेंशन कर रही हूँ, उसके बाद एक बार आपको खुद सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको उसके एक्सप्लेनेशन देखनी है। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर 2 इवेंट्स A एंड B इट इज गिवन दैट P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू 1/4 एंड P ऑफ B गिवन A इज 1/2। देन आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा भी आपके पास करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपके पास A गिवन B है, B गिवन A है, इतना आपको पता चल गया। दोनों हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस के अंदर, तो यहां से हम
इसका और इसका यूज करते हुए सबसे पहले क्या निकालेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B गिवन A, दिस इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/8, 1/2। ये चीज हमने क्यों निकाली, सबसे पहले तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B। अभी ये चीज मैंने आपको कराई नहीं है, ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट ऑलरेडी ये चीज आपने क्लास 11-12 के अंदर कर रखी है, तो डायरेक्ट एक ऑप्शन ही था तो हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 1/8 के इक्वल। और अगर मैं यहाँ से P ऑफ B निकालूं तो मेरे पास P ऑफ B किसके इक्वल आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A गिवन B अपॉन में, क्योंकि यही तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना, P ऑफ B डॉट P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके पास A इंटरसेक्शन B की अभी मैंने वैल्यू निकाली है 1/8, और P ऑफ A गिवन B की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। इधर से आप देखिए P ऑफ A डॉट P ऑफ B अगर मैं करूं, मुझे चेक करना है कि क्या ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इधर से आपके पास P ऑफ A 1/4 है, P ऑफ B 1/2 है, दोनों की प्रोडक्ट 1/8 आ रही है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी आपके पास यही है, यानी कि आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B आ रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक कर लीजिए, या पहले एक बार ये वाला चेक कर लीजिए। एक बार हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही चेक कर लेते हैं, इसके अंदर डिपेंड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर डिपेंड नहीं होता। ए इवेंट अगर पहले अकर हो रहा है या बी अकर हो रहा है तो उससे एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B। अब आपको पता है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B का आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए इस तरफ बता देती हूँ आपको। P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू, चाहे आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, चाहे आप किसी और थ्योरी से चेक कर सकते हैं, ये चीज आपके पास किसके इक्वल आएगी, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये एरिया है कौन सा, A का कॉम्प्लीमेंट और B, डेट इज इक्वल टू B माइनस A। B माइनस A को आप ऐसे भी लिख सकते हो P ऑफ B माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में P ऑफ B, डेट इज इक्वल टू P ऑफ B, सॉरी P ऑफ B अपॉन P ऑफ B 1, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। इसकी आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है A इंटरसेक्शन B की 1/8, और P ऑफ B की आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 1 minus 1/4, and that is equal to 3/4 is the correct answer। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और डी आपके पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रीवियस ईयर था, आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा चारों ही ऑप्शन कि किस तरीके से हमने इसको जज किया है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आप डायरेक्टली ये भी चेक कर सकते थे कि इंटरसेक्शन हमारे पास फाई नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं बन रहे, वहां से भी आप ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते थे और बी और सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये था, तो एक से ज्यादा आपके पास करेक्ट आ सकते थे। ठीक है, आई होप आज की वीडियो के अंदर हमने जो भी टॉपिक्स समझे हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये जो वीडियोस हैं हम शेयर भी कर सकते हैं। इस यूनिट के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, पूरी यूनिट उसके बाद वो आपको पूरी एक्सप्लेन की जाएगी एक एक टॉपिक, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा।
Thank you so much for watching my videos and giving us a lot of support. Have a nice day.